सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। देखो, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं पहले 3 चैप्टर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था। नॉर्मल सी बात है, शीत युद्ध के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। उसमें क्या था, शीत युद्ध हो रहा था किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हो रहा था, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हमारा शीत युद्ध हो रहा था। क्लियर है। अब क्या हुआ था, ये दोनों लगे हुए थे आपस में, भाई तेरे से ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ, तेरे से ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ। दोनों की आपस में जो है बनती नहीं थी, बार बार झगड़ते रहते थे, बट एक युद्ध नहीं हुआ। संभावना थी युद्ध होने की, बट युद्ध नहीं हुआ, इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड चैप्टर में हमें बताया गया था कि 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया था। विश्व में सिर्फ एक ही शक्ति बची थी। 1991 में हमारा सोवियत संघ जो है टूटकर बिखर चुका था। और हमारा अमेरिका ही एकमात्र ऐसी पावर बचा था जो कि पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व बनाने में लगा हुआ था। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। थर्ड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि अमेरिका की पावर के बारे में पढ़ा था। जो आजकल तुम पहनते हो ना, जीन्स पहनते हो, है क्या टाइट टाइट जीन्स होती है, तो वो पहनते हो, बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो ये सब चीज़ें जो तुम करते हो ना, ये सब इंडिया की नहीं है, ये सब अमेरिका की हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम अभी यूज़ कर रहे हैं अमेरिका की। तो इससे क्या पता लगता है कि जो पूरा का पूरा विश्व है, अमेरिका ने उस पर वर्चस्व बना लिया है पूरे विश्व पर। तो थर्ड चैप्टर में हमें यही बताया गया था कि अमेरिका की कैसी कैसी शक्ति है, वो कैसे कैसी शक्तियों को दिखाता है, उसकी जो पावर है कितनी है। थर्ड चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर की, यानी कि सत्ता के नए केंद्र या फिर वैकल्पिक केंद्र में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि देखो अब क्या होता है, अमेरिका के सामने अमेरिका को टक्कर देने के लिए ना काफ़ी संगठन बने, कुछ तो संगठन बन गए और कुछ जो है देश भी उभर कर आए। तो सबसे पहले हम संगठनों की बात करेंगे, उसके बाद हम देशों की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो कि अमेरिका के सामने उसको टक्कर देने के लिए खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम संगठन की बात करते हैं, ऐसे कौन कौन से। सबसे पहले आता है हमारा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ आता है, आसियान आता है, सार्क आता है और ब्रिक्स आता है। ये हो गए हमारे 4 संगठन जो कि अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं, उसको बताने के लिए भाई हम भी हैं, सिर्फ तू नहीं है, अब हम भी तेरे सामने खड़े हैं, तेरे ही लेवल पर अमेरिका को बताते हैं ये। अब कुछ देश भी निकल कर आते हैं, वो कौन कौन से देश हैं, एक तो है रूस, फिर आता है चीन, फिर आता है इजराइल और फिर आता है भारत। माता की जय। ये वाला भारत भी आता है किसमें, अमेरिका को टक्कर देने के लिए। तो इसी चैप्टर में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि सोवियत संघ क्या है, आसियान क्या है, सार्क क्या है, ब्रिक्स क्या है, और उसके जो जितने भी मैंने देश बताए थे, इजराइल, रूस, भारत और चीन, इन सब के बारे में भी हमें डिटेल से पढ़ना है। बात करते हैं हमारे यूरोप की परेशानियाँ। यूरोप की परेशानियाँ क्या हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन देशों की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, लड़ाई वगैरह हुई तो इनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, ख़राब हो गई, बिल्कुल ही तहस नहस हो गई। अब क्या हुआ, इनकी दूसरी कंट्री से भी जो है रिलेशन ख़राब होने लग गए। क्या होता है कि जब हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है तब हम किसी और के पास भी जा सकते हैं थोड़ी हेल्प के लिए, बट क्या हुआ, इसके दूसरे कंट्री से भी रिलेशन ख़राब हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद क्या होता है, अब अमेरिका की आती है एंट्री। अब आया हमारा अमेरिका। अमेरिका सोचता है भाई क्यों ना मैं इनकी ऐसी मदद कर दूँ, ज़बरदस्त मदद कर दूँ, अच्छा रहेगा इनके लिए भी और मेरा भी काम बन जाएगा, है ना। तो अमेरिका क्या करता है, यूरोप की देशों की ज़बरदस्त मदद कर देता है। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, कतई जहर वाली जो है मदद कर देता है अमेरिका यूरोप की देशों की। ठीक है, उसके बाद इसकी मदद को क्या कहा गया, मार्शल योजना कहा गया। क्या कहा गया, मार्शल योजना। क्या कहा गया, मार्शल योजना कहा गया। यूरोप की
की गई मदद को मार्शल योजना कहा गया। अब ये मार्शल किसका नाम है, ये नाम आया कहाँ से? देखो अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे ना, उन्हीं के ही नाम से ये नाम आया है मार्शल योजना। विदेश मंत्री का नाम था मार्शल, तो उन्हीं के ही नाम से इस योजना का नाम रख दिया मार्शल योजना। मार्शल योजना समझ आ गया कि अमेरिका द्वारा की गई यूरोप की मदद को मार्शल योजना कहते हैं। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। अब क्या होता है, जो हमने मार्शल योजना पढ़ा था ना, उसके बाद ही इसके अंतर्गत ही 1948 में इन देशों को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, इस मंच के माध्यम से ये यूरोप के देश क्या करते थे, व्यापारिक और आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करते थे या फिर सहयोग करते थे। तो 1948 में क्या बना हमारा, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। किसके अंडर में, किसके अंतर्गत बना था, मार्शल योजना के अंतर्गत बना था। देन हम बात करते हैं यूरोपीय परिषद। यूरोपीय काउंसिल क्या है? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के एक वर्ष बाद यानी कि 1949 में एक दूसरे संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम था यूरोपीय परिषद। ठीक है, अब मान लो कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, आप पढ़ रहे हो, आपका कोई पर्पस है ना, मान लो आप कोई भी चीज़ करते हो तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यूरोपीय परिषद का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आर्थिक मुद्दों पर एक जैसी सोच डेवलप करना या फिर विकसित करना। ओके, शुरू में इसमें कितने देश थे? 10 देश थे। धीरे धीरे करके इसमें देशों की संख्या भी बढ़ती गई। किसमें? यूरोपीय परिषद में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन भी हमने क्लियर कर लिया और मार्शल योजना भी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, देखो हमने जितना भी अभी पहले पढ़ा था इससे हमें ये तो पता लग गया कि यूरोप के जो देश थे वो राजनीतिक तौर पर जो है वो आगे बढ़ रहे थे। बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। यूरोप के देश राजनीतिक तौर पर जो है जुड़े तो हुए ही हैं, इसके बावजूद भी इनके जो देश हैं, कुछ देश निकल के आते हैं। हमारे 6 देश थे। कौन कौन से थे? फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये इन देशों ने क्या किया, 1951 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय का गठन हो गया। 1951 में क्या हुआ, पेरिस में एक संधि हुई थी, उस पर इन्होंने साइन किए और उसी से इन्होंने क्या बना लिया, यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय का गठन हो गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें देश बढ़ते गए। किसमें? यूरोपीय आर्थिक समुदाय में। क्या हुआ, 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन भी इसके सदस्य बन गए। फिर क्या हुआ, इन सब ने सोचा कि भाई अब हमें जो है ना राजनीति लेवल पे जाना है, अब हमें क्या करना है, राजनीतिक स्वरूप से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो क्या किया, किसका निर्माण किया, यूरोपीय संसद की स्थापना हुई। किसकी स्थापना? यूरोपीय संसद की स्थापना हुई। इसके लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव भी करवाया गया। भाई साहब, चुनाव भी हो गया 1979 में, बिल्कुल याद रखना है। फिर क्या होता है, आगे सुनिए। 1992 में एक मजिस्ट्रेट की संधि पर हस्ताक्षर के साथ यूरोपीय संघ के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया। भाई धीरे धीरे अब ये अपने जो है ट्रैक पर आ गए कि यूरोपीय संघ का अब पैदा होने वाला है। जल्दी देखना कैसे होता है। कब पैदा हो गया ये? 1 नवंबर 1993 को इस संधि के लागू हो जाने के साथ ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ हो गया। बोलो महाराज की जय। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कब इसका गठन हुआ? 1 नवंबर 1993 को जो है इसका गठन हो गया। अब क्या हुआ, जनवरी 1993 में एक एकीकृत बाज़ार भी इनका बन गया। ठीक है, 1995 तक इनमें 15 देश शामिल हो चुके थे। 15 देश जो है 1995 तक शामिल हो चुके थे। यूरोपीय संघ की जो है अपनी मुद्रा भी है जिसका क्या नाम है? बिल्कुल ठीक, यूरो नाम है उसका।
यूरोपीय संघ का अपना झंडा भी है जिसमें सोने के जैसे रंग है। ये अभी हम आगे जो है डिफाइन करेंगे। 2002 तक 12 सदस्यों ने नई मुद्रा यूरो को अपना लिया था। फिर वर्ष 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, इनकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, 27 हो गई। 27 सदस्य संख्या है। अभी मैं नाम ले रही हूँ उसके, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, आयरलैंड, इटली, लैक्समबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, क्रोएशिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, लटवालिया, साइप्रस, माल्टा, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस। ओके, तो ये कितने हैं, 27 सदस्य हो गए किसके, यूरोपीय संघ के। हमारे यूरोपीय संघ का जन्म हो चुका है। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, झंडे के बारे में पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कमियों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, बात करते हैं हमारे यूरोपीय संघ का झंडा। अब भाई झंडे के बारे में बात करेंगे। यूरोपीय संघ के झंडे में जो है नीले कलर के, नीले नहीं, नीले एक पर्दे पे, मतलब एक उसका आधार है, नीला रंग है और उस पे क्या बने हुए हैं, सोने के रंग के सितारे बने हुए हैं। कैसे, स्टार बोलते हैं ना जैसे हम, वो बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, स्टार बने हुए हैं। ये सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। भाई ये जो गोले में सर्कल बने हैं ना, सॉरी स्टार बने हैं ना, ये क्या दिखा रहे हैं भाई, हम भाई हैं, हम भाई हैं, मेल मिलाप को दिखाते हैं ये। इनमें सितारों की जो संख्या है वो कितनी है, 12 है, 12 है, 12 है। क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप में पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। 12 जो है उनके लिए लकी नंबर है। ठीक है, तो इसलिए इनके झंडे में भी जो है वो 12 सितारे हैं। कैसे सितारे हैं, गोल्डन कलर के सितारे हैं। तो ये सब झंडे के बारे में बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे यूरोपीय संघ के जो अंग है ना, अंग वो क्या है, अंग यूरोपीय संघ के जो है अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है इसका सुरक्षा परिषद, यूरोपीय मंत्री परिषद, यूरोपीय संसद जिसके सदस्य सीधे चुनाव द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। फिर चौथा आता है इसका अंग आर्थिक तथा सामाजिक समिति और 5वां आता है यूरोपीय संघ के कानूनों की व्यवस्था के लिए एक न्यायिक न्यायालय। ये इसके 5 जो है वो प्रधान अंग हो गए। अंग पढ़ लिए हमने। अब इसका यूरोपीय संघ के उद्देश्य, अब इसके उद्देश्य कहते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि किसी भी चीज़ को, कोई भी अगर संगठन बनाया जाता है तो वो उसका उद्देश्य क्या होगा, आपस में मारपीट करना, लोगों को भड़काना, ये तो होगा नहीं। तो क्या हो सकता है, आर्थिक एकीकरण, अर्थात वस्तुओं, व्यक्ति और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक आवागमन। यही तो उद्देश्य हो सकता है कि भाई हम सबको मिलकर अपने आर्थिक एकीकरण को सही रखना है, अपनी व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का एक दूसरे के देश में हमें बेरोक टोक आवागमन करना है। एक तो ये उद्देश्य होगा। दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है, सदस्य देशों की जो कृषि प्रणाली है और उद्योग जो है उनका विकास करना। ठीक है, कृषि और उद्योग का विकास तो बहुत ज़रूरी बन जाता है, तो इन सब चीज़ों का हमें विकास करना है। गॉट इट, ये हो गया हमारा सेकेंड उद्देश्य। थर्ड क्या बन जाता है, अब भाई मार कुटाई तो करेंगे नहीं किसी ग्रुप में हम, तो क्या करेंगे, शांति स्थापित करने के उद्देश्य से साझी सुरक्षा एवं विदेश नीति बनाएंगे। ठीक है, शांति स्थापित बहुत ज़रूरी है। निर्धन एवं संपन्न देशों के बीच की खाई को कम करेंगे। गरीब और अमीर की बीच की जो खाई है इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं, कम करेंगे इसको। फोर्थ ये हो गया। फिफ्थ देखते हैं इसका उद्देश्य, पर्यावरण में सुधार के लिए वन्य जीव तथा नदियों की सुरक्षा करेंगे। अब भाई हमें हमारा इन्वायरमेंटल भी बिल्कुल ठीक करना है, इन्वायरमेंट जो है बिल्कुल ठीक रखना है, इसके लिए भी तो हमें पर्यावरण में सुधार भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके उद्देश्य हो गए। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि आर्थिक एकीकरण, वस्तुओं, व्यक्ति और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक आवागमन। सेकंड, सदस्य देशों के बीच कृषि प्रणाली और उद्योग में विकास। थर्ड, शांति स्थापित करने के उद्देश्य से साझी सुरक्षा एवं विदेश नीति बनाना। फोर्थ, निर्धन एवं संपन्न देशों के बीच की खाई को कम करना। फिफ्थ, पर्यावरण में सुधार के लिए वन्य जीव तथा नदियों की सुरक्षा करना। तो ये क्या होगा, इसके 5 उद्देश्य हो चुके हैं। अब हम क्या बात करेंगे कि ये जो यूरोपीय संघ है एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन कैसे है।
इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, हम ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा, ये सबसे पुराना संगठन है। क्या है सबसे पहला पॉइंट, ये सबसे पुराना संगठन है। कैसे है, ये सबसे पुराना क्षेत्रीय संगठन है और इसकी जो जड़ें हैं 1948 तक खोजी जाती हैं, जबकि यूरोपीय देशों ने अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संघ की स्थापना की थी और फिर 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय स्थापित किया गया था और इसमें लगभग 60 वर्ष की निरंतरता बनी हुई थी, जो इसे स्थायित्व और प्रभावकारी बनाती है। अपना स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा यूरो तक है इसके पास और इससे साझा और विदेश नीति में सहायता मिलती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इसे राजनीतिक तौर पर जो है प्रभावकारी और ताकतवर बनाती हैं। और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, और है यूरोपीय संघ की संयोग की नीति। अब भाई ये कहता है कि भाई मुझे ना लड़ाई कटाई ये सब चीज़ें ना पसंद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेल मिलाप की नीति को अपनाता हूँ। तो इसने कहा कि यूरोपीय संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ ही क्या करते थे, आपस में मदद, एक दूसरे की मदद लेते थे। इससे ही यूरोपीय संघ का प्रभाव बढ़ा है। यूरोपीय संघ ने अपने सहयोग के दायरे का भी विस्तार किया है, मतलब कि अपनी मदद को भी इसने बढ़ाया है। इस संघ ने नए सदस्यों को भी शामिल किया है। तो ये कौन सी ताकतवर शक्तियाँ हो गई इसकी, यूरोपीय संघ की संयोग की नीति हो गई। फिर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि विश्व की राजनीति पे प्रभाव। इसने विश्व की राजनीति में प्रभाव कैसे किया है, यूरोपीय संघ की एकीकरण के कारण, जो यूरोपीय संघ का एकीकरण हुआ उसके विकास के कारण यूरोपीय संघ में विश्व के अन्य देशों को प्रभावित करने की क्षमता भी है। वह अमेरिका को प्रभावित कर सकता है। अच्छी प्रभावशाली स्थिति के कारण ये आर्थिक सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम हो चुका है। अब मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो आपका कोई फ्रेंड है और उसके पास है भाई 5 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उसके घर के सामने और आप जो है साइकिल पे चल रहे हो। पर एक दिन ऐसा आता है कि आपके पास 10 मर्सिडीज़ हैं, 10 छोड़ो, मान लो 6 हैं 7 हैं। तो आप जो है अब उस दोस्त के सामने आंखों से आंखें मिला के बात कर सकते हो, कंधे से कंधा मिला के चल सकते हो कि हाँ भाई तेरे पास 5 है मेरे पास 6 हैं, लेवल की बात आ गई। तो ऐसे ही यूरोपीय संघ जो है अमेरिका के लेवल में आ गया था। अमेरिका से अब वो बात कर सकता था बिल्कुल अच्छे से, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। सामाजिक मामलों में भी उसकी दखल अंदाजी दे सकता था, है ना। तो ये क्या हो गया, उसने विश्व की राजनीति पे भी काफ़ी अच्छा प्रभाव डाला था अपनी पावर से। उसके बाद हम क्या कर देखते हैं, 6th पॉइंट, राजनीतिक तथा कूटनीतिक महत्व। इसमें क्या है, विश्व राजनीति में भी यूरोपीय संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। जो राजनीति चलती है ना विश्व राजनीति में भी, उसमें भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग जो हमारे सुरक्षा परिषद में है, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य आते हैं। यूरोपीय संघ के 2 दोस्त, कौन से दोस्त, ब्रिटेन और फ्रांस, इसके क्या हैं, स्थायी सदस्य हैं, है ना। इसके कई और देशों भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल होते हैं। मतलब 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस तो स्थायी सदस्य में है ही, और बाकी जो देश हैं वो अस्थायी सदस्यों में भी आते हैं। स्थायी और अस्थायी पता है ना, सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं हमारे अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी में जो बाकी देश है वो आ जाते हैं और स्थायी सदस्यों में ब्रिटेन और फ्रांस आता है जो कि यूरोपीय संघ का पार्ट है। ओके, तो ये जो हो गए हमारे राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व हो गया। अब हम बात करते हैं इसका आर्थिक महत्व, इसकी आर्थिक जो पावर है वो कितनी है। यूरोपीय संघ की जो आर्थिक शक्ति भी काफ़ी अच्छी है। इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 12,000 अरब डॉलर से भी अधिक है भाई साहब। 2005 में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लो कर लो बात, अब क्या करनी है। यूरोपीय संघ की मुद्रा, कौन सी मुद्रा, यूरो मुद्रा। अमेरिकी मुद्रा, कौन सी मुद्रा, अमेरिकी, क्या है, डॉलर के लिए खतरा बन सकती है भाई साहब। जो यूरो है वो अमेरिका के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी जो है
अमेरिका से 3 गुना अधिक है। लो कर लो बात, अमेरिका से 3 गुना अधिक है विश्व व्यापार में इसकी भागीदारी। यही कारण है कि यूरोपीय संघ एक व्यापारिक विवादों में एक अच्छा महत्व अपना रखता है। तो यही सब कारण होते हैं कि अपना जो उसका महत्व है, उसकी जो पावर है, इन्हीं सब चीज़ों से बढ़ती है। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, उसका सैन्य प्रबलता, उसकी जो सैनिक शक्ति है वो कैसे यूरोपीय संघ सैनिक रूप से भी अधिक ताकतवर है भाई, कम मत समझ लेना उसे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बना चुका है वो सैन्य शक्ति में। इसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, दूसरी सबसे बड़ी सेना है इसके पास पूरे विश्व में। इसका रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है ना, लेवल पे आ रहा है धीरे धीरे करके, अमेरिका से भी आगे निकलने जा रहा है ये। तो इसका जो रक्षा बजट है अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी बताए वो क्या करते हैं, अमेरिका के खिलाफ, जो अमेरिका के खिलाफ नहीं कह सकते, जो यूरोपीय संघ है उसको ताकतवर बनाते हैं ये सारे के सारे पॉइंट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सबसे पुराना संगठन है, सेकंड समान राजनीतिक रूप, थर्ड यूरोपीय संघ की सहयोग की नीति, फोर्थ विश्व की राजनीति पर प्रभाव, राजनीतिक तथा कूटनीतिक महत्व, आर्थिक महत्व और सैन्य प्रबलता। ओके, तो ये सारे पॉइंट जो है बिल्कुल रिमेंबर रखने हैं, यूरोपीय संघ को एक पावरफुल संगठन बनाते हैं। अब भाई किसी भी चीज़ के दो तरीके होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। किसी भी चीज़ के दो रूप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके भी भाई हमने कितने सारे भी पॉजिटिव पढ़ लिए, तारीफ़ें बहुत हो गई, अब थोड़ी नेगेटिव भी करते हैं हम, थोड़ी इसकी यूरोपीय संघ की कमियां भी देखते हैं हम थोड़ी सी। क्या है, यूरोपीय संघ अपने खुद का एक संविधान बनाना चाहता था, बट क्या हुआ, ये बना ही नहीं पाया, तो ये इसकी कमी हो गई। लेकिन में हम पढ़ते हैं कि ये जो यूरो मुद्रा है ना, इसको सभी देशों ने नहीं अपनाया है। मान लो कुछ देशों ने इनको क्या कर दिया है, यूरो मुद्रा को रिजेक्ट कर दिया है, तो सारे देशों ने इसको मिलके नहीं अपनाया है। फिर क्या आता है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो है इसके साझा बाजार से ही अलग है। और फिर हम फोर्थ में क्या पढ़ लेते हैं कि साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति होने के बावजूद इसके जो सदस्य देश है ना, वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को चलाते हैं। भाई हम नहीं मानेंगे तुम्हारे रूल्स रेगुलेशन, हम जो है वो स्वतंत्र हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 2003 में, कब 2003 में इराक पर अमेरिका ने क्या कर दिया भाई, आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ, ब्रिटेन ने तो इसका साथ दिया, ब्रिटेन ने इसका पूरा पूरा सपोर्ट किया, बट फ्रांस और जर्मनी ने क्या किया, इनकी कड़ी निंदा की, ये इसके अगेंस्ट थे। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि कुछ देश जो हैं आपस में उनकी बनती नहीं है। तो हमने जो है पूरा यूरोपीय संघ खत्म कर लिया है, आर्थिक सहयोग संगठन पढ़ लिया, इसके उद्देश्य पढ़ लिए, इसके प्रधान अंग पढ़ लिए, इसकी कमियां भी पढ़ ली, इसके झंडे के बारे में भी पढ़ लिया। तो ऑल डेट क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में। आसियान भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक सेकेंड रुको जरा, सब्र करो, वीडियो का आनंद तो बड़े मज़े से ले रहे हो भाई। नोट्स नहीं लेने क्या, नोट्स कहाँ से मिलेंगे भाई? भाई नोट्स में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो कहाँ से मिलेंगे भाई नोट्स? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो होता है ना, वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे जाके उसको क्लिक करो, मुझे मैसेज करो और वहाँ से नोट्स जाके ले लो।